हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने द्विनिषेचन की क्रिया को देखे थे, यानी कि निषेचन की क्रिया देख लिए थे। पुष्पीय पादपों यानी कि लैंगिक जनन जो होता है पुष्पीय पादपों में, वो उसके दौरान जो निषेचन होता है वो द्विनिषेचन होता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। तो देख लिए थे डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कौन सेल मिल रहा था तो क्या बन रहा था, कौन सेल मिल रहा था तो क्या बन रहा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होती है और कौन चीज़ कौन सा अंग जो है किस में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो वही लिखे हैं निषेचन के बाद, निषेचन के बाद वाली क्या क्या घटना है वही देखेंगे। तो ये वर्तिकाग्र है, ये स्टाइल है यानी कि वर्तिका है, और ये ओवेरी यानी कि अंडाशय है। जब निषेचन की क्रिया होगी तो जायगोट और एंडोस्पर्म साथ बनता है, बता दिए हैं कल ही। और उसके बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा सो देखो। ये क्या है, अंडाशय है। अंडाशय निषेचन के बाद फल में बदल जाएगा, किसमें, फल में यानी कि फ्रूट में। और जो अंडाशय का भित्ति है, ये जो अंडाशय का भित्ति है यानी कि ओवेरी का जो वाल है, ये वाल किस में परिवर्तित हो जाएगा, पेरिकार्प में। पेरिकार्प बोले तो फल की भित्ति, फल की भित्ति पेरिकार्प हो जाएगा। ठीक, फिर है ये बीजांड। बीजांड किस में परिवर्तित होगा, ओव्यूल किस में परिवर्तित होगा, वो परिवर्तित हो जाएगा बीज में, किसमें, सीड में। तो जब पुष्पीय पादपों यानी कि लैंगिक जनन होगा तो द्विनिषेचन की क्रिया होगी। द्विनिषेचन के बाद क्या होगा, जो अंडाशय रहेगा वो फल में बदल जाएगा, जो अंडाशय का भित्ति रहेगा वो फल का भित्ति बनाएगा, और जो ओव्यूल रहेगा वो सीड बना देगा। ठीक है, फिर देखते हैं जो ओव्यूल होता है इसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म बन रहा था याद है ना। हाँ, तो कोई कोई ऐसा बीज होता है जिसमें एंडोस्पर्म के दौरान कुछ पोषण बच जाता है, कुछ में ख़त्म हो जाता है, तो देखते हैं उसको क्या कहते हैं। एक है एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस, एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस। इसको एल्बुमिनस भी बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं सीड। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर किसी बीज में क्या, अगर किसी बीज में एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म का पोषण कुछ मात्रा में बच जाता हो, यानी कि पूरी तरह से समाप्त नहीं होता हो, वही लिखे हैं। अगर किसी बीज के एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में मौजूद पोषण पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, कुछ मात्रा में पोषण बच जाता है, उसे क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, एंडोस्पर्मिक बीज कहेंगे या एल्बुमिनस बीज कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल में हो जाएगा कैस्टोर, नारियल, गेहूँ, सूर्यमुखी। ठीक है, और ये होगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि गैर एंडोस्पर्मिक सीड इसको बोल सकते हैं हिंदी में। इसमें क्या होगा, वो वाला था उसमें भ्रूणपोष कुछ मात्रा में बच जाता था, लेकिन इसमें पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसमें भ्रूणपोष में पोषण की मात्रा बचने वाला नहीं है। तो अगर किसी बीज के एंडोस्पर्म में मौजूद पोषण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। एग्जाम्पल में आ जाएगा सेम, मटर, चना, बादाम, etc। ठीक है, फिर देखते हैं भ्रूण का विकास। क्या, भ्रूण का विकास, जो भी इसमें भ्रूण बनेगा, जायगोट वोट तो बन गया था, अब जायगोट क्या होगा, भ्रूण में विकास होगा, तभी तो ये सब संरचना का निर्माण होगा। भ्रूण कैसे विकसित होता है ये बताते हैं। उसके अंदर जो भ्रूण विकसित होता है उसका क्या सीक्वेंस, सबसे पहले जायगोट होता है। जायगोट का निर्माण तो द्विनिषेचन की क्रिया द्वारा हो भी गया, और एंडोस्पर्म भी बना, पहले एंडोस्पर्म बना उसके बाद जायगोट बना। फिर जायगोट क्या होगा, ये जायगोट धीरे धीरे विकसित करेगा, उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रायो। क्या, प्रो एम्ब्रायो। फिर इस स्ट्रक्चर के बाद एक और स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको बोलेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रायो। क्या, ग्लोबुलर एम्ब्रायो। ग्लोबुलर एम्ब्रायो के बाद एक और एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलेंगे हार्ट शेप एम्ब्रायो। क्या बोलेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रायो। उसके बाद बनेगा मैच्योर एम्ब्रायो, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रायो, फिर लास्ट में कंप्लीट एम्ब्रायो तैयार हो जाएगा। तो ये एम्ब्रायो का जो भी डेवलप हो रहा है पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, इस सीक्वेंस में होता है। ठीक है, इस सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले जायगोट ही होता है, उसके बाद प्रो एम्ब्रायो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रायो, फिर मैच्योर एम्ब्रायो मतलब हार्ट शेप, उसके बाद मैच्योर, उसके बाद कंप्लीट एम्ब्रायो। इस तरीके से डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रायो होता है। उसके
उसके बाद देखेंगे बीज के बारे में और फल के बारे में। बीज के बारे में हो गया। अब देखेंगे भ्रूण। भ्रूण के बारे में भी देख लेते, लेकिन भ्रूण दो प्रकार के होता है, एक द्विबीजपत्री और दूसरा एक बीजपत्री, यानी कि एक डायकोट और मोनोकोट। फिर देख लेंगे फ्रूट के बारे में। फ्रूट के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं फ्रूट के, फल के कितने भाग होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे कौन कौन से प्रकार कैसे बनता है, ठीक। पहले देखते हैं एम्ब्रायो ऑफ डायकोट। एम्ब्रायो ऑफ डायकोट, द्विबीजपत्री। क्या? द्विबीजपत्री। जब बीजपत्री स्टार्ट किए तो थोड़ा सा एक बात और, अच्छा जो बीज होता है, बीज का जो पार्ट होता है, कोई भी बीज हार्ड क्यों होता है, शुष्क एवं कठोर क्यों होता है? तो इसका आंसर ये होगा, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है यानी कि जवान होता है, तो उसके अंदर में जो पानी की मात्रा होती है उसमें कमी आने लगती है। इसी के कारण कोई भी बीज ठोस एवं कठोर होता है। देखो यहाँ पर लिख दिया, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। इसी कारण से क्या होगा, बीज कठोर होगा, ठीक। फिर देखते हैं एम्ब्रायो ऑफ डायकोट। ये जो है एम्ब्रायो ऑफ डायकोट का फोटो लिया गया है, ठीक है, कैसा दिखता है उसका स्ट्रक्चर ये है, और जिस भी पार्ट का नाम है देख लेंगे, कोई भारी बात नहीं है। और ये एक बीजपत्री का यानी कि मोनोकोट का, ठीक। फिर देखते हैं ये द्विबीजपत्री है, तो ये दोनों भाग जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉटिलीडोन। क्या बोलते हैं? कॉटिलीडोन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉटिलीडोन। ये जो इसके बीच वाला भाग है, ये जो इसके बीच वाला भाग है इसको बोल देंगे प्लूम्यूल। क्या बोल देंगे? प्लूम्यूल। और एक हो जाएगा यहाँ पर रेडिकल और दूसरा हो जाएगा रूट कैप। ये चार भाग होते हैं किसमें? डायकोट में, ठीक। ये दोनों प्लूम्यूल, प्लूम्यूल बीच वाला, ये दोनों कॉटिलीडोन, यहाँ पर रेडिकल, फिर उसके नीचे रूट कैप। फिर जानते हैं सबका काम क्या, किसमें हेल्प करेगा, किसका निर्माण में हेल्प करेगा। ये जो प्लूम्यूल है, क्या है? प्लूम्यूल है, द्विबीजपत्री का जो प्लूम्यूल है वो पेड़ पौधा का जो होगा सूट का निर्माण करेगा। क्या? सूट का निर्माण। सूट क्या होगा? जो भी जमीन के ऊपर का पोर्शन होता है प्लांट का उसको सूट बोला जाता है, और जो जमीन के नीचे होता है उसको रूट बोला जाता है। तो सूट का निर्माण करने में कौन मदद करेगा? प्लूम्यूल करेगा। और रूट के निर्माण में कौन मदद करेगा? तो रेडिकल मदद करेगा। याद रह जाएगा, देखो आर से रेडिकल, आर से रूट, ठीक है। तो रेडिकल वाला भाग पेड़ पौधा का रूट निर्माण में भाग लेगा, और प्लूम्यूल क्या होगा? सूट का निर्माण करेगा, ठीक। और इसमें भोजन का जो जमा होता है, भोजन जमा कौन करेगा? तो ये जो कॉटिलीडोन वाला पार्ट हुआ ये क्या करेगा? भोजन को जमा करेगा, यानी कि फूड स्टोरेज में हेल्प करेगा। तो ये हो गया डायकोट खत्म। अब करते हैं मोनोकोट की बात। किसकी बात? मोनोकोट की बात। लगभग लगभग सेम ही होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है, काम सेम है, नाम में का जगह डिफरेंस होगा। ये देखो अस्कुटेलम है, क्या है? अस्कुटेलम। जिस तरह से इसमें क्या था कॉटिलीडोन, इसमें अस्कुटेलम है। ये भोजन जमा कर रहा था, ये भी भोजन जमा करेगा, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें भी देखो रेडिकल है, तो जहाँ आया रेडिकल, रेडिकल किसका निर्माण कर रहा है? रूट का, तो ये भी रूट का निर्माण में भाग लेगा, ठीक। फिर इसमें और कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, जैसे एपीब्लास्ट हो गया, रूट कैप हो गया, फ्लोरहेजा हो गया, ठीक है। ये सब देख लेना है, कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, ये सब देख लेना। हो सकता है परीक्षा में पूछ दें, अच्छा क्वेश्चन है, पूछता ही है एग्जाम में, ठीक। फिर देखते हैं फल के बारे में। किसके बारे में? फल के बारे में। पहले बात करते हैं फल का निर्माण हुआ कैसे। बोलो, जैसे द्विनिषेचन की क्रिया हुई, निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है। कैसे होता है, किस भाग से होता है? अंडाशय वाले भाग से। किससे? अंडाशय वाला भाग निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। अंडाशय का भित्ति फल भित्ति में बदल जाता है, यानी कि पेरिकार्प में बदल जाता है, और जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। यही तो बताए थे। बीज भी खत्म, फल देखते हैं आप, ठीक है। फल है तो फल का भित्ति भी देख लेंगे। तो फल है, क्या है? फल। फल तीन प्रकार से होता है। ट्रू फल होगा, यानी कि ट्रू फ्रूट होगा, या तो फॉल्स फ्रूट होगा, या तो
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होगा। कौन कौन सा? एक सच्चा फल होता है, दूसरा झूठा फल होता है और तीसरा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। बात करते हैं ट्रू फ्रूट क्या है। सच्चा फल किसे कहेंगे? तो जिस भी फल का निर्माण ओवेरी वाला भाग से हुआ है। क्या? जिस फल का निर्माण ओवेरी भाग से हुआ है उसे बोल देंगे सच्चा भाग। और जिस भी फल का निर्माण ओवेरी वाला भाग से नहीं हुआ है, किसी अन्य भाग से हो गया है, उसको बोल देंगे फॉल्स फ्रूट। अब ये पार्थेनोकार्पिक क्या है? जिस भी फल का निर्माण बिना निषेचन का हो जाए। तीनों अलग है। देखो, इसमें निषेचन के दौरान हो रहा है लेकिन ओवेरी वाला भाग से हो रहा है, फल का निर्माण ओवेरी वाला भाग से हो रहा है, तो इसको बोल देंगे ट्रू यानी कि सच्चा फल। और झूठा फल किसको बोलेंगे? ओवेरी वाला से नहीं होगा, कोई और भाग से होगा तो उसको बोल देंगे झूठा फल यानी कि फॉल्स फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको बोल देंगे? जिस भी फल का निर्माण बिना निषेचन का हो, बिना निषेचन का ही फल बन जाता है, वैसे फल को बोलता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फिर एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल हो जाएगा सेब, काजू, स्ट्रॉबेरी, ठीक। और इसमें हो जाएगा, इसका क्या होता है, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है उसमें बीज नहीं होता है और ऐसा फल काफ़ी मुलायम होता है। क्या बोले? बिना निषेचन के हो जाता है। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा केला। केला देखो कितना मुलायम है ना, मुलायम फल है, उसमें बीज होता है? नहीं होता है। फिर बात करेंगे यहाँ पर कि जो फॉल्स फ्रूट है इसमें ओवेरी से इसका निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए तो इसको फॉल्स फ्रूट बोल रहे हैं। तो फिर बात आता है कोई अन्य भाग से होता है, तो कौन सा अन्य भाग है जिससे होगा इसका निर्माण? तो सेब और काजू और स्ट्रॉबेरी जो है ना, इसका निर्माण थैलेमस वाला भाग से होता है। क्या? थैलेमस वाला भाग से। अब ये थैलेमस क्या है? यानी कि जो पुष्पासन था, पहला वीडियो में जो बताए थे पुष्पासन, जो पुष्प आकर उस पर बैठता है पुष्पासन, थैलेमस उसी को बोलते हैं। तो कोई फल का निर्माण थैलेमस वाला भाग से हो तो उसको बोल देंगे फॉल्स फ्रूट। ओवेरी से नहीं हो रहा है, अगर जो ओवेरी से होगा तो सच्चा फल कहलाएगा। फिर देखते हैं फल के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? एक पेरिकार्प, दूसरा मीजोकार्प, तीसरा इंडोकार्प। पेरिकार्प हो गया फल की बाहरी भित्ति, फल की बाहरी भित्ति यानी कि फल भित्ति। ये हो गया मध्य सतह यानी बिजली सतह, और ये सबसे आंतरिक सतह इंडो। फिर बात करते हैं, 2 वर्ड दिया हुआ है, पोली इम्ब्रायोनी और एपोमिक्सिस। पोली इम्ब्रायोनी और एपोमिक्सिस। पोली इम्ब्रायोनी क्या है? बहुभ्रूणता। क्या? बहुभ्रूणता। नाम से पता चल रहा है, पोली का मतलब बहुत और इम्ब्रायो का मतलब भ्रूणता। तो जिसमें इम्ब्रायो की संख्या 1 से अधिक हो, क्या? जिसमें इम्ब्रायो की संख्या 1 से अधिक हो उसे पोली इम्ब्रायोनी बोल देंगे, ठीक। जिसे एग्जाम्पल संतरा, नींबू, तरबूज, अनार etc। एपोमिक्सिस क्या है? असंग जनन क्या है? असंग जनन इसको हिंदी में बोलते हैं। बिना निषेचन का ही इम्ब्रायो बन जाता है। कितना मज़ेदार बात है, बिना निषेचन का ही इम्ब्रायो बन जाता है। तो इस प्रोसेस को असंग जनन कहते हैं यानी कि एपोमिक्सिस कहते हैं। तो पोली इम्ब्रायो में क्या हो जाएगा? जिसमें 1 से ज़्यादा इम्ब्रायो हो तो पोली इम्ब्रायो। नाम से पता चल रहा है, पोली मतलब बहुत, तो 1 से ज़्यादा हो यानी कि बहुत इम्ब्रायो हो तो उसको पोली इम्ब्रायो नहीं बोल देंगे। और एपोमिक्सिस जो बिना निषेचन का इम्ब्रायो बना रहा है उस विधि को क्या बोल देंगे? एपोमिक्सिस। फिर एक आधा ऑब्जेक्टिव वर्ड जो छोटा होगा तो देख लो। सबसे बड़ा फूल का नाम पूछता है तो सबसे लंबा फूल का पूछता है, तो 6 फीट का एक फूल है जिसका नाम है एमोर्फोफाइलस। रेफ्लेसिया भी बोलते हैं इसको, लिख लो, ज़रूरत है तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है पूछ दे। रेफ्लेसिया नामक प्लांट का जो फूल होता है कितना बड़ा होता है? 6 फीट, लगभग 6 फीट बड़ा होता है। सोचो कितना बड़ा हो। आदमी भी 6 फीट का बहुत कम हो पाता है मतलब होता है 6 फीट, ऐसा नहीं कि आदमी 6 फीट नहीं होता। हमने तो उसे क्या 6 फीट का फूल होता है, उसका नाम क्या है? रेफ्लेसिया यानी कि एमोर्फोफाइलस। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। क्लास 12 का चैप्टर 2 यानी कि जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर क्या है? मानव जनन है, तो इसकी चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।